गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 टू 2020, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है। तो व्हाट इज द ट्रू अबाउट आरबीसी इन अ ह्यूमन। आरबीसी इन ह्यूमन इन रिस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बेटा बोल रहा है आपको। किसके बारे में बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आपने पढ़ रखा होगा। ये एज अ बाइकार्बोनेट, दूसरा हो जाएगा एज ब्लड प्लाज्मा, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटा एज अ बाइकार्बोनेट के जैसा ट्रांसपोर्टेशन ये लगभग कितना परसेंट होगा? 70% होता है, और 70% का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू 7%, और कार्ब अमीनो कंपाउंड के थ्रू 20 से 25%। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अभी हम लोगों को मैच कराना क्या है कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है? तो यहाँ से आपको क्या पता, यहाँ से 20 से 25%। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमें कुछ सही दिखाई दे रहा है। दे ट्रांसपोर्ट 99% ऑफ द ऑक्सीजन। नहीं भाई, 99% नहीं होता यहाँ पर। अगर ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 97%। मैक्सिमम अगर हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो 97% होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन। ये भी गलत हो गया भाई, 80% नहीं है, 90, या अगर है भी तो 97% सैचुरेशन के साथ ये कैरी करेगा। दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये कैसे हो सकता है? ये सब तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट दिखाया गया है। ये आप एक बात समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब कि कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके थ्रू अगर ये होता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उनमें क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा। दूसरा एज अ प्लाज्मा के थ्रू अगर होगा तो 7% हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा या आप एज ए कार्ब अमीनो कंपाउंड के थ्रू होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 20 से 25% हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, मतलब आंसर हमारा ये करेक्ट हो गया। लिस्ट बिलो 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ए टू डी एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल। ये हो गया। तो देखो बेटा, इनमें करेक्ट आपको चीज़ें देखनी है कौन सी, कितने स्टेट, मतलब कौन सा होगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग 2 कैपेसिटी। देखो यहाँ पर बेटा क्या दिया? 2 कैपेसिटी और वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम और कौन सी कैपेसिटी इसमें सही है जो पीछे दिए गए हैं? तो पहला हमें इसको हम लोग कर सकते हैं, ये वाइटल कैपेसिटी है। ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम किसी का भी नहीं होगा। 3500 मान लो तो है कि देखिए जैसे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो ये 3000 हो गया, प्लस टाइडल वॉल्यूम होता तब ये 3500 होता। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये कैपेसिटी है और यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट हमारा कट गया। मान लो कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी है बट वॉल्यूम ये नहीं है, ये भी क्या है? कैपेसिटी है। यहाँ पर क्या होगा? 2500 ml किसी की कैपेसिटी है। हाँ, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 1200, जैसे मान लीजिए कि 1100 आरवी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बेटा क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड क्या हो जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली बेटा ये
ये भी नहीं होगा। 4500 बेटा क्या होगा, 4500 किसी की कैपेसिटी किसी का वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये आंसर भी कट जाएगा। 1200 ये कैपेसिटी किसी की नहीं है। कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, जब दो वॉल्यूम को जोड़ दिया जाएगा तो कैपेसिटी होती है। आइए हम इसको समझा देते हैं आपको। देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम होते हैं वो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, ये 4 टाइप के बेटा वॉल्यूम होते हैं। ये होता है 500 ml और ये होता है 2500 से 3000 ml। तो मान लेते हैं हम लोग 3000 ml ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1100, तो हम मान सकते हैं कि ये 1100 ml ये हो जाएगा। ये 1200 ml, 1100 से 1200 ml होता है, ये ऐसे। अगर बेटा हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ते हैं, तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। और कैपेसिटी अब जो होगी ये 3500 होगी। ठीक है, इसको और इसको जोड़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, 2300 हो गया। 1200 1100 बेटा कितना हो गया, ये 2300 ml हो गया। अब इसके पास हमारे पास इसको और हम इसको जोड़ दें, तो हमारे पास अगर टीवी प्लस ERV को जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये 500 प्लस बेटा कितना 1100, 500 प्लस 1100 तो कितना हो जाएगा 1600 ml। अब ये अगर बेटा हम इन तीनों को मिला दें, इसको इसको और इसको तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो ये 1600 या ये 4600, लगभग कितना हो जाएगा, ये 4600 ml हो जाएगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब कि ये वॉल्यूम को दो या दो से अधिक वॉल्यूम को कनेक्ट करना है। तो देखिए 1200 ml ये कैपेसिटी किसी की है क्या, कैपेसिटी नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये देखिए जैसे ये हुआ 3500 ml कैपेसिटी, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml है। वॉल्यूम कौन सा है 1200, ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये। इसका मतलब कि जो करेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा वो कौन आएगा, ये आएगा। तो चलिए आंसर समझ में आ चुका होगा। अगर बेटा समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कैपेसिटी मान लो, यहाँ पर वॉल्यूम मान लो, ठीक। फिर ऐसे इसको आप जोड़ लो, आंसर आपको मैच करा लेना है। क्लियर? इन फिगर गिवन बिलो शो अप स्मॉल पार्ट of human lungs where exchange of gases takes place, in which one of the option given below the one part A, B, C, D are correctly identified along with their function। अच्छा, C यहाँ पर देखो भाई, C क्या लिखा है, आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू। मतलब C वाला कहाँ पर है, ये आर्टेरियल कैपिलरी, नो बेटा ये ब्लड वेसल्स है, पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऑक्सीजन टू टिश्यू ये दे सकता है, बट ये क्या नहीं करेगा, ये आर्टेरियल कैपिलरीज बेटा, ये कैपिलरीज नहीं होगी, ये ब्लड वेसल्स है। आइए, तो यहाँ पर ये गलत हुआ हमारा। दूसरा क्या है, ए एल्व्यूलर कैपेसिटी, एल्व्यूलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पे जाएगा, इसके मतलब कि यहाँ से ये टिश्यू में जाना है। अगर यहाँ से ये बेटा टिश्यू में जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू में आ गया, मतलब कि ऑक्सीजन लंग्स से निकल करके कहाँ पे जाएगा, टिश्यू में। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एल्व्यूलर कैविटी है, यहीं पर क्या करेगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। ये सही दिख रहा है। डी बेटा क्या है, डी बेसमेंट, ये वाला जो डी है, ये वाला एरिया जो है, ये बेसमेंट, इनको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप ऐसे समझो कि इसमें बेटा 3 एरिया दिखाया गया है। एक है एल्व्यूलर वॉल, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन,
और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो कैपिलरी वाल केवल डी बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसलिए ये गलत है। डी बी कहाँ पर है भाई, ये वाला ब्लड रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, बेटा ये गलत है। क्योंकि मेनली वर्ड यहाँ पर जो है ये गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन अ ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। दिस ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यू। नो बेटा, एक्ट एज अ रिजर्वायर। हाँ, क्योंकि बेटा ये रिजर्वायर जैसा काम करेगा। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, आपसे कहना चाह रहा है ये मायोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ पर होता है, मसल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। मसल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी जिसके पास होती है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमेशा बाइंड करके रखता है। मीन्स बेटा मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को नहीं होने देता है। इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग बेटा मस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज अ। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज, तो बेटा अभी आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप से होता है। एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के थ्रू क्या हो जाएगा 70%, मैंने अभी बताया आपको। एज प्लाज्मा कितना परसेंट, 7%। एज कार्ब अमीनो कंपाउंड, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। तो देखिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन ये बेटा केवल 20 से 25% है, अभी गलत है। क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बल्क का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। बल्क का मतलब मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, ये बेटा स्टेटमेंट अभी सही दिख रहा है। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा, ये गलत है। 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 30% आर, बेटा ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सही है, सेकंड वाला। क्लियर हो चुके होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इज रिगार्ड टू द ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट का मतलब बेटा ये हुआ कि कौन सा, सचेतना से हम लोग करेंगे। One can consciously breathing in, breathe and out by the moving the diaphragm alone without moving rib। हाँ बेटा ये सही स्टेटमेंट है एकदम। ये कहना क्या चाह रहा है, इनमें से बेटा जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट है, तो हम लोग ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, जो चाहे ब्रीदिंग इन हो या ब्रीदिंग आउट हो, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्शियसली बेटा कर सकते हैं, ऐसा रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट का मतलब बेटा नहीं, आप कंट्रोल कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि ब्रीदिंग रेट को घटा या बढ़ा सकते हो। तो ये कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी, नो बेटा। तो सारे ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन अ ह्यूमन। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर है ये वर्कर इन ग्राइंडिंग, वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग या ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम द लंग्स फाइब्रोसिस। एकदम बेटा ये स्टेटमेंट सही है। तो कोई भी वर्कर है वो क्या करेगा, जैसे कहीं पर ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में कहीं पर काम कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंग फाइब्रोसिस का डिसऑर्डर हो सकता है। तो लंग फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, लंग फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि लंग्स में फाइबर्स बनने लगते हैं, और जहाँ पर जो सेल्स थे वो डेड होने लगते हैं, उसके स्थान पर ये छोटे छोटे कैविटी बनने लगते हैं, उस पर फाइबर्स आ जाते हैं, क्लाट बनने लगता है, जिसके कारण प्रॉपर ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट अभी सही है। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटा जहाँ 90% है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 20 से 25% होना चाहिए। ये इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। बेटा यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। बेटा यहाँ पर एल्विलाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्विलाई अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, बट ये गलत है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पांच रीजन ऑफ ब्रेन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ। बेटा नहीं, यहाँ पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये अल्टर करता है, अल्टर करता है या तो बेटा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आइए, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीपल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। कोई ऐसा पर्सन है जो बेटा कहाँ पर, रोहतांग दर्रे से होकर के, रोहतांग पास का मतलब दर्रा, वहाँ से बेटा होकर के 6 महीने पहले आया है। तो उसमें क्या चीज़ था, सफ़र फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम लाइक द नोजिया फटीग, ये सब हो जाएगा। नहीं बेटा, हाँ ये सिम्टम आते हैं जब वो रहा होगा माउंटेन सिकनेस, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस। ये तब होता है जब बहुत ऊंचाई पर आदमी जाता है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा क्या था, हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट हीमोग्लोबिन वेरी हाई बाइंडिंग है। बेटा ये यहाँ पर वेरी हाई नहीं है, ये लो हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। हैव मोर आरबीसी एकदम सही है, एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन एस सर। बेटा तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एकदम आपको बोल देना है कि ये एकदम स्टेटमेंट सही है। क्यों बेटा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से घट जाती है। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले, नहीं बेटा ये गलत है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेवल ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो ए वाला बेटा क्या होता है, ये तो ट्रैकिया का रीजन है। बी वाला देखो, डी, यहाँ से पहले बेटा एक एक ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अनुसार देखें। डी लोअर एंड ऑफ द लंग डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, नो बेटा लोअर एंड ऑफ द नहीं, ये तो डी डायफ्राम है ये, ठीक है ना, ये डायफ्राम है, लोअर एंड ऑफ द नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ ठीक है, मेन फंक्शन मेरा पूछ रहा है। ए ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट। बेटा यहाँ पर जो गलत है वो क्या है, यहाँ पर ये है कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होना चाहिए। तो बाकी सही चीज़ें सब है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। बी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड रिब्स, सराउंड्स रिब्स ऑन बोथ साइड प्रोवाइडेड द कुशन अगेंस्ट द रबिंग, नो बेटा ये रिब्स के द्वारा सराउंडेड नहीं है, ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। चलो सी वाला ये एल्विलाई है, थिन वॉल्ड है, वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम बेटा ये सही है। यहीं पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जनरली कहाँ पर होता है बेटा, एल्विलाई में होता है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई द ब्लड, 70% बेटा एज अ बाई कार्बोनेट, मैंने बताया एज बाई कार्बोनेट। आइए मैच करा लेते हैं, तो बेटा आंसर लिखा ही है एज अ बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा या ट्रांसपोर्टेड होगा। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब बेटा हम लोग सांस को रोकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सचेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए उस समय बेटा क्या, फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए क्या बेटा चाहिए उस समय, जो सब जब बेटा हम लोग रोकते हैं तो क्या हो जाएगा, रोकने पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर की ओर होगा। देखिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है बेटा, एक्सपेल करना होता है, लेकिन जब हमने होल्ड कर रखा है तो किसको होल्ड कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब बेटा हम उसको बाहर पहले निकालेंगे तभी क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पर किसका लेवल बेटा बढ़ जाएगा, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो किस पे बेटा, जब हम, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम होल्ड करेंगे या ब्रीथ को होल्ड करेंगे, होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो किसका लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ही बढ़ेगा ना। तो आंसर ये हो जाएगा। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया
एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज ऑफ एल्वुलर वॉल। बेटा एकदम सीधी सी बात है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो भी डिजीज होता है जिसमें एल्वुलर वॉल धीरे धीरे, जैसे हम लोग ऐसे समझें, ये बेटा ये एल्वुलर वॉल मान लीजिए, यहाँ पर ये एल्वुलाई समझ लेते हैं, एल्वुलाई कुछ ऐसे रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश जैसे सिगरेट स्मोकिंग मेन रीजन है, क्रॉनिकल डिसऑर्डर है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो गए, ये रिड्यूस्ड हो गए। कौन बेटा रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया ये, जिसको हम लोग कह सकते हैं एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाता है। ये डिजीज या डिसऑर्डर कहलाता क्या है, एम्फीसेमा या एम्फाइसेमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज काज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। अभी बेटा मैंने बताया क्या हो जाएगा, एम्फीसेमा हो जाएगा। अस्थमा में बेटा वॉल ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकाई, ये सब बेटा इसमें स्पाज्म हो जाता है, ये मड़ोर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस का मतलब क्या हो गया, ये बेसिक कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अस्थमा में भी बेटा अभी हमने आप बताया कि एक टाइप का ये कैसा डिसऑर्डर है, एलर्जिकल रिएक्शन है मास्ट सेल जो कि इन द लंग्स। बेटा एकदम करेक्ट आंसर है ये। अब इसको एक्सप्लेन आगे देखा जाएगा। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। तो बेटा आपको जो कुछ चीज़ें हैं आप उसको ध्यान से सुनो, इसके पूरे कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि एल्विलाई में क्या ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन। आप देखो ध्यान से पढ़िएगा इस कंसेप्ट को, मोर क्या है और लेस क्या है। मोर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, एल्विलाई के अंदर ज़्यादा होगा। जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम हुआ। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो एच आयन कंसंट्रेशन भी कम हुआ। जब एच आयन कंसंट्रेशन कम हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पर पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा, पीएच ज़्यादा हो गया। अब दूसरी बात बेटा यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर भी लो होगा। तो एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड, अगर पीएच अब ये देखो यहाँ पर होता क्या है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। बट बेटा अगर हम लोग ये कर रहे हैं कि पीएच घट रहा है, इसका मतलब है कि ये किसके बारे में बोल रहा है, टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। अब टिश्यू में देख लो, टिश्यू को क्या चाहिए बेटा, टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या मोर है क्या लेस है। अब देखो मोर क्या है, मोर यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, एच आयन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, लेस क्या होगा, पीएच होगा, एंड बेटा लेस PO2 होगा। तो पीएच कम है, अगर पीएच कम है तो इसका मतलब है बेटा यहाँ टिश्यू पर क्या होता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यही कर रहा है रिड्यूस द रेट ऑफ बर्थ रेट, बेटा ये गलत हो जाएगा। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये भी गलत हो जाएगा। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो ये क्योंकि इसका बेटा डिसोसिएशन होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, बेटा ये ऐसा हो नहीं सकता है। प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी नहीं होगा। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ये भी नहीं है, जिसके कारण बेटा वो क्या रहे, वो बना रहे। डू नॉट कोलैप्स कर रहे, इसका मतलब है देयर इज अ नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट द। तो इसमें बेटा क्या होता है, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब इंस्पायरेशन होता है, कौन सी प्रोसेस, इंस्पायरेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में एयर यहाँ पर बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, लंग्स के अंदर कम होगा, तभी तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ज़्यादा से कम की ओर जाने का मतलब क्या हो गया, बड़ा डिफ्यूजन होना है। तो इसका मतलब कि लंग्स के अंदर का जो पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। निगेटिव मीन्स कम हो जाएगा। तो बेटा जिसके कहा देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा चौथा आंसर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई ऑफ द लंग्स इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई ऑफ द लंग्स इज, आपको बेटा अभी कुछ देर यही तो मैं डिस्कस कर रहा था। एल्विलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, ब्लड से या टिश्यू के कंपैरिजन में। भाई एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा ना, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा एल्विलाई में होगा, या तो वो एटमॉस्फेयर में होगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन दैट ऑफ द ब्लड। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक, जिसको हम लोग एल्विलाई बोलते हैं। दे डू नॉट कोलैप्स, बेटा एल्विलर वॉल आपस में कोलैप्स नहीं करते हैं। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बिकॉज ऑफ, भले ही हम लोग बेटा क्या करें, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दें, बेटा तेज़ी से एयर बाहर निकाल दें, फिर भी एल्विलर वॉल कोलैप्स नहीं करते हैं। तो क्या मेन रीज़न हो सकता है एल्विलर वॉल कोलैप्स न करने का? तो सीधी सी बात है बेटा, आपने पढ़ रखा है कि जो एयर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़ी रहती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्विलर वॉल तक या एल्विलाई तक जो एयर पड़ी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहेगा, वो पैसेज में पड़ा रहेगा, उसको खाली नहीं किया जा सकता है। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेसिडुअल वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। तो बेटा अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा के अंदर होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वॉल ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये दोनों में बेटा होता है। दोनों में मतलब अगर हम लोग एम्फाइसेमा की बात करें तो एम्फाइसेमा में क्या होगा, एल्विलर वॉल डैमेज हो जाता है, एल्विलर वॉल डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये बेटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, इंक्रीज हो नहीं सकता, और वो भी रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है। तो अस्थमा के लिए बेटा ये स्टेटमेंट सही है, बट ये गलत है। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये एम्फाइसेमा के लिए है, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड है। और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बेटा ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, बट ये रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है यहाँ पर ये गलत करा रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मैच द आइटम, अच्छा कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। टाइडल वॉल्यूम बेटा कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा लगभग 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा 1100 के आसपास, 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम लगभग बेटा 1200 ml या 1100 से 1200 ml। तो आइए मैच करा लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम बेटा 500, मतलब ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैचिंग का सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब बेटा ये होता है कि व्यवसायिक, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसायिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जिस व्यवसाय के कारण, जो जिस व्यवसाय में है उसके कारण अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है तो वो कौन सा होगा। जैसे एंथ्रासिस है बेटा, ये नहीं हो सकता है। बोटेलिज्म है, बोटेलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटेली काज कराता है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। एम्फाइसेमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बट ये ऑक्यूपेशनल नहीं है। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक नहीं है। तो व्यवसायिक में क्या होगा, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब होता है कि अगर जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर के साथ सिलिका का डस्ट लंग्स में जाकर डिपॉजिट होने लगता है, और वो क्या करता है, लंग्स के जो एल्विलाई की वॉल है उसे डैमेज करने लगता है। इसी को बोलते क्या हैं, सिलिकोसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये गलत बात है बेटा। अब इसको मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको।
छोटा सा कंसेप्ट है, फिर आप इसको समझ लो। आप जैसे हम लोग रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया को समझें, हम लोग ये समझते हैं कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो जो हमारे पास इंस्पिरेशन होता है या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं, इंस्पायरेशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डायफ्राम की मसल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स, और दूसरा रिब्स के अंदर एक मसल्स होती है, दो रिब्स के बीच में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। तो इनको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। इंस्पायरेटरी मसल कहने का क्या रीजन था, ये आप सबको क्लियर हो चुका है। तो बेटे यहाँ पर अगर एक्सपायरेटरी मसल्स की बात करें, अगर हम लोग यहाँ से देखें एक्सपायरेटरी मसल्स का मतलब कि जो मसल्स एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा वो होगा यहाँ से कौन सा, पहला होगा एब्डोमिनल मसल और दूसरा बेटा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो आप देखो एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बेटा ये गलत है। एक्सटर्नल यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन काज कराता है, ये गलत है स्टेटमेंट। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, एकदम बेटा सही है, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तभी बाहर से एयर इंटर करेगी, अदरवाइज नहीं इंटर करेगी। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो बेटा हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। फिलहाल आगे देखते हैं। इंस्पायरेशन अकर्स या इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस दैन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बेटा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर नहीं होगा तब तक एयर इंटर नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक्सपायरेशन इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के लिए बेटा ये मैंने बताया एब्डोमिनल मसल्स होगा और क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होगा। डायफ्राम के लिए कौन सा होगा, या डायफ्राम किसके लिए होगा, इंस्पायरेशन के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हुआ, सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is known as, बेटा ये इसका सीधा सा एग्जांपल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद पर्सन कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेटा आप एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पर अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ ले तो आप एकदम आंख बंद करके क्या लगा देंगे, वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब 500 एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज रिस्पेक्टिव कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैंने बेटा अभी पहले कुछ देर पहले बताया था। ये 500 था, 2500 से 3000 ml, 1000 से 1100 ml, 1100 से 1200 ml। ठीक है बेटा। अब ये देखो, इसको मिलाकर के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बेटा बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बेटा इसको और इसको मिलाकर के अभी मैंने लिख रखा था, इसको मिलाकर के बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 500 हो गया और ये बेटा लगभग 1000 मान लेते हैं, तो 1500 से 1600 के बीच में पाया जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ये एकदम बेटा सही है। कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी बड़ा सही है, ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नो बेटा,
पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं तो एयर इंटर नहीं करेगा। मतलब जैसे ये तो बेटा एयर जब आएगी तो ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा मतलब बेटा ये हो गया, ये ऐसे बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, जब प्रेशर घटेगा तो अल्टीमेटली एयर इंटर करेगा। इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज जहाँ लिखा है यहाँ क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो हमारा जो स्टेटमेंट है बेटा वो ए एंड बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड या जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसको बेटा आप देखते रहिए, इसके पहले के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर के उसको देखते रहिए और आपस में डिस्कस भी करते रहिए। अगर कोई कमेंट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बताते ज़रूर रहें, कमेंट करते रहें और मैं उसको किसी न किसी लेक्चर में आपको डिस्कस कर लूँगा, एक अलग से उसका वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।